जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मौज़म खान लोधी है और मैं आपको सीपीआई के ई लर्निंग प्रोग्राम के एक और लेक्चर में वेलकम करता हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर है एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, दैट इज द 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि पाकिस्तान में 13 नवंबर 2025 को जो है वो पास हुई थी। ये पाकिस्तान की अभी तक पास होने वाली सबसे आखिरी अमेंडमेंट है, जिसके ऊपर आजकल आपको शायद न्यूज में आप सुन रहे हो या जब आप ये लेक्चर जो है वो ले रहे हो सकता है कि तब आप 28th अमेंडमेंट के बारे में भी सुन रहे हो। तो आजकल अभी तो स्पेकुलेशंस चल रही हैं 28th अमेंडमेंट पे, तो उस पर भी हम कभी बात करेंगे जब भी हमें मौका मिलेगा। लेकिन ये 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, ये बेसिकली आई थी एज अ रिजल्ट ऑफ द 26th अमेंडमेंट। जब 26th अमेंडमेंट पाकिस्तान के अंदर जो है वो पास हुई थी, तो उसमें डिबेट चल रही थी कि पाकिस्तान के जो पाकिस्तान का जुडिशियल सिस्टम है उसमें कुछ केसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा पेंडिंग है। तो पाकिस्तान के जो पेंडिंग केसेस थे जुडिशरी के, उसको खत्म करने के लिए एक अमेंडमेंट जो है वो उसको इंट्रोड्यूस करवाने की बात की गई। तो इसके लिए समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान के एक फॉर्मर चीफ जस्टिस थे आसिफ सईद खान खोसा, उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान में तकरीबन 2.2 मिलियन केसेस पेंडिंग है पाकिस्तान की जुडिशरी के अंदर। और खोसा साहब के मुताबिक पाकिस्तान के पास कमोबेश तकरीबन 4000 के करीब जजेस हैं। यानी अगर आप 2.2 मिलियन केसेस को 4000 जजेस के ऊपर डिवाइड करें तो तकरीबन आपके पास 550 केसेस बनते हैं। यानी एक जज के पास 550 केसेस हैं जो उसने सॉल्व करने। अब इन केसेस को अगर आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो इसमें से तकरीबन 60,000 के करीब केसेस थे जो कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो पेंडिंग थे। अब जब सुप्रीम कोर्ट की केसेस की हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 60,000 के करीब केसेस पेंडिंग थे, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम यह था कि इन 60,000 केसेस में से तकरीबन 25% जो केसेस थे वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर के थे। यानी बाकी 75% केसेस जो थे उसमें क्रिमिनल था, सिविल था, रेवेन्यू था, वो बाकी केसेस आपके पास 75% थे। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आती थी? प्रॉब्लम आती थी कि ये जो 25% केसेस थे कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, दे वर टेकिंग अप 75% टाइम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो इसका मतलब ये होता था कि बाकी केसेस के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ और सिर्फ 25% जो है वो टाइम बचता था। इसीलिए पाकिस्तान के अंदर जो केसेस थे बहुत ज्यादा पेंडिंग होना शुरू हो गए थे। तो उसके लिए फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस जो है हुआ था, जैसा कि आपने 26 अमेंडमेंट में देख लिया होगा कि उसके अंदर फिर आर्टिकल 191 ए पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो ऐड किया गया था। लेकिन उसके बाद भी प्रॉब्लम जो है वो परसिस्टेंट रहा। हुआ इस तरह कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस तो बना दिए गए, लेकिन जो आपके पास बैकलॉग ऑफ केसेस था वो सारे का सारा खत्म नहीं हो सका। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस क्या थे? इस तरह था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अंदर से कुछ जजेस को फिक्स कर दिया गया था कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेटेड केसेस जो है वो भी सुनेंगे। यानी वो जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेटेड केसेस भी सुनते थे और उसके साथ साथ सिविल और क्रिमिनल केसेस को भी सुनते थे। यानी प्रॉब्लम फिर भी सॉल्व नहीं होता था, यानी कि वो जजेस ने सिविल और क्रिमिनल केसेस भी सुनने होते थे और साथ ही कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस भी सुनने होते थे। तो इसलिए फिर सोचा गया कि क्यों ना एक ऐसी अमेंडमेंट लाई जाए, एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए कि जिसके अंदर एक पूरा कोर्ट का सिस्टम सेपरेट कर दिया जाए, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दी जाए जिसमें ऐसे जजेस बैठे जो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस को सुने और वो किसी किस्म का और सिविल और क्रिमिनल केस जो है वो ना सुने। यानी जो सुप्रीम कोर्ट है वो बाकी केसेस, सिविल, क्रिमिनल, रेवेन्यू, बाकी केसेस को सुनती रहे और कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के लिए एक सेपरेट सेटअप जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए। जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस जो है वो हो जाएगा, जिसको हम जो है वो 27th अमेंडमेंट के अंदर हमारे मुल्क में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है उस कॉन्टेक्स्ट में बनाएंगे। तो ये पीछे लॉजिक था। इस सारे के सारे सिनेरियो के कॉन्टेक्स्ट को समझना जरूरी है कि जो डिमांड जो है वो पेंडिंग केसेस की आपको 26 अमेंडमेंट के कॉन्टेक्स्ट में नजर आ रही थी कि शायद उसको रिजॉल्व कर लिया जाएगा, लेकिन वो रिजॉल्व नहीं हुई। दैट इज व्हाई आपने देखा कि कुछ ही अरसे बाद 26 अमेंडमेंट के बाद 27th अमेंडमेंट जो है पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस हो गई। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं वो फीचर्स जो हैं 27th अमेंडमेंट के, उसको थोड़ा सा देखते जाएंगे और उसके साथ साथ फिर हम इसकी नीड पर बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और आपने सीएसएस 26 का पेपर भी देखा होगा कि सीएसएस 26 के पेपर में इस साल जो है वो आपके पास 27th अमेंडमेंट पे क्वेश्चन भी आया, उसको भी हम इंशाल्लाह देखने की अल्टीमेटली जो कोशिश करेंगे। तो अगर हम 27th अमेंडमेंट को अल्टीमेटली देखें तो 27th अमेंडमेंट में इंपॉर्टेंट जो आपके पास 8+ आर्टिकल्स जो हैं वो आपके पास कोर आर्टिकल्स अमेंड हुए। मैं ये नहीं कह रहा कि टोटल 8 आर्टिकल्स अमेंड हुए, कोर आर्टिकल्स जो हैं वो आपके पास जो है वो 8+ आर्टिकल्स हैं। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 175 ए आर्टिकल है, इसके अलावा आर्टिकल 184 है, 185 है, आपके पास 186 है, आर्टिकल 191 ए है, 243 आर्टिकल है, 248 है। ये कोर आर्टिकल्स हैं कुछ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली जो है वो अमेंड हुए। इसके अलावा मल्टीपल आर्टिकल्स हैं जो अमेंड हुए, लेकिन जो कोर थे वो तकरीबन 8 आर्टिकल्स हैं। 48 आर्टिकल्स को जो टच किया गया, यानी कि जो टोटल आपके पास आर्टिकल्स टच हुए हैं वो तकरीबन 48 हैं, जिसमें से आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये पूरी की पूरी अमेंडमेंट जो है नेशनल असेंबली से
सेनेट से और प्रेसिडेंट के पास पहुंचते पहुंचते सिर्फ और सिर्फ एट द एंड ऑफ द डे 5 दिन लगे। अब ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये आपने याद रखना है। ये चीज की जो पॉइंट आपको मैंने इसमें लिखवाया है कि सिर्फ 5 दिन के अंदर अंदर ये सारा कुछ पास हुआ। और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के अंदर इतनी जल्दी जब कोई अमेंडमेंट पास होती है तो इसका मतलब होता है कि दाल में कुछ काला है। तो इस चीज को समझना एट द एंड ऑफ द डे जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और नॉर्मल प्रोसीजर तो था कि 2/3 मेजॉरिटी आपके पास नेशनल असेंबली से थी, 2/3 मेजॉरिटी आपके पास सेनेट से थी, दोनों से पास हुआ। प्रेसिडेंट साहब ने 10 दिन के अंदर इसको साइन किया। जैसा कि अगर आपने मेरा वो लेक्चर देखा जिसमें मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पे बात की थी, जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पे, उसमें मैंने आपको बात बताई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो पाकिस्तान का है वो अमेंड होता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 239, और उसके अंदर जो है वो आपके पास जो है नेशनल असेंबली से 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है, प्रेसिडेंट सेनेट से 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है, और उसके बाद प्रेसिडेंट साहब के पास ये बिल जो है वो चला जाता है। और प्रेसिडेंट साहब के पास अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75 प्रेसिडेंट साहब के पास 10 दिन का टाइम होता है, जिसके अकॉर्डिंगली जो है प्रेसिडेंट साहब ने इसके ऊपर साइन करने होते हैं। और ये सारी की सारी चीजें जो है ना वो हमने अंडरस्टैंड की थी अपने जो है वो पुराने लेक्चर के अंदर भी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप उसको भी जो है वो देख सकते हैं, ताकि आपको आहिस्ता आहिस्ता चीजें समझ आ जाए। 3 मेजर चीजें जो हैं इस अमेंडमेंट के अंदर जिस पे बात हुआ, एक तो जुडिशियल स्ट्रक्चर था जिसको थोड़ा सा एडजस्ट किया गया, यानी पाकिस्तान में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो गई। उसके अलावा पाकिस्तान का जो मिलिट्री कमांड का कॉन्सेप्ट है उसको चेंज किया गया। पाकिस्तान के अंदर सीडीएफ का ओहदा जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा जो है वो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। इसको हमने अंडरस्टैंड किया। और फेडरल प्रोविंशियल रिलेशंस जो थे इस पर भी थोड़ा सा जो है वो इस पे काम हुआ। उसमें डिटेल में आपको आगे चल के बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें जो है वो कहां में। थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। आप यहां से स्टार्ट करते हैं बेसिक फीचर्स जो हमारे पास जो है अल्टीमेटली आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपको फीचर्स के अंदर नजर आएगा, सबसे पहला पॉइंट जहां से आपका ये पूरे का पूरा अमेंडमेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है, वो आर्टिकल 130 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आर्टिकल 130 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज एग्जिस्ट करती है। प्रोविंसेस के अंदर जो है एक चेंज लाया गया कि प्रोविंसेस के अंदर जो आपके पास प्रोविंशियल कैबिनेट है, प्रोविंशियल कैबिनेट उसकी जो आपके पास टोटल तादाद है प्रोविंशियल कैबिनेट की, उसको चेंज कर दिया गया। पहले पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली होता यह था कि प्रोविंसेस के पास या वो 15 मिनिस्टर्स रख सकते थे यानी 15 मेंबर्स, या 11% ऑफ द टोटल मेंबरशिप। टोटल मेंबरशिप का मतलब है कि जितनी भी प्रोविंसेस की आपके पास जो असेंबली थी उसकी जितनी भी तादाद है उसका 11% वो एज मिनिस्टर रख सकते थे या 15 मेंबर्स रख सकते थे, विच एवर इज हायर। फॉर एग्जाम्पल पंजाब की जो आपके पास असेंबली है उसके टोटल मेंबर्स हैं 371। अब 371 का अगर हम जो है वो 11% निकालें तो जो भी आपके पास अमाउंट बनती है तकरीबन आप 39 to 40 समझ लें आप, इतने मिनिस्टर्स जो हैं वो पंजाब की कैबिनेट के अंदर आ सकते थे। और साथ लिखा हुआ है नॉट टू एक्सीड 15 मेंबर्स, यानी 15 मेंबर्स, बात समझ आ रही है, और 11% विच एवर इज हायर। अब देखिए ना 371 का 11% निकालें तो 39 to 40 बनता है। इसी तरह अगर हम जो है वो बलूचिस्तान की एग्जांपल पर बात करें तो बलूचिस्तान की जो आपके पास प्रोविंशियल असेंबली उसके टोटल मेंबर 65 है। अगर मैं 65 का 11% निकालता तो 65 का 11% तो तकरीबन मेरा ख्याल है कि आप गौर करें तो तकरीबन आपके पास कितने मेंबर्स बन जाएंगे, 7 से 8 मेंबर्स आपके पास बन जाएंगे एज फार एज मिनिस्टर्स आर कंसर्न। लेकिन यहां पर 15 मिनिस्टर्स वाला रूल लग जाएगा, यानी रूल था कि 15 मिनिस्टर्स या 11% ऑफ द टोटल मेंबरशिप, जो भी इसमें से फिगर हायर हुआ वो मिनिस्टर्स आपके पास प्रोविंशियल कैबिनेट के अंदर जो है वो अल्टीमेटली आएंगे। अब इसको चेंज कर दिया गया। अब इसके अंदर चेंज जो है वो एट द एंड ऑफ द डे क्या किया गया, इसमें चेंज कर दिया गया कि 15 से इसको 17 कर दिया गया और 11 से इसको 13% कर दिया गया। यानी अब 17 मिनिस्टर्स या 13% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली, इसमें से जो हायर हुआ उस उतने आप टोटल मिनिस्टर्स जो हैं वो